क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रगान में जिस सिंध का नाम हम हर बार गर्व से लेते हैं, वह आज भारत के नक्शे पर कहाँ है? एक ऐसी जमीन जहां मानव इतिहास की पहली महान सभ्यता सिंधु घाटी ने जन्म लिया, आज वह अपनी पहचान के लिए छटपटा रही है। 1947 में यही सिंध मुस्लिम आबादी के आधार पर भारत से अलग हो गया और एक नए देश पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन इतिहास की परतें कुछ और ही कहानी कहती हैं। यह वह सिंध है जहां हिंदू राजा शासन करते थे, जहां बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था और जहां बाद में अरब, फारसी, सूफी और स्थानीय संस्कृतियां सदियों तक एक साथ रहीं। वास्तव में यहाँ के लोगों की पहचान उनके धर्म से पहले उनकी भूमि, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति से जुड़ी थी। ये कहानी है एक समृद्ध राज्य की, एक वीर राजा की और एक ऐसे विश्वासघात की जिसका दर्द आज भी सिंधी समुदाय के सीने में टीस बनकर उठता है। स्वर्ण युग, गौरवशाली सिंध। सिंध ये नाम ही संस्कृत के सिंधु से आया है। 5000 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्से अंधेरे में थे, तब सिंधु नदी के किनारों पर आलीशान शहर बसे थे। यहाँ की समृद्धि ऐसी थी कि फारस के राजा साइरस से लेकर सिकंदर महान तक हर कोई इसे जीतना चाहता था। मौर्य सम्राट अशोक के दौर में यहाँ बौद्ध धर्म की शांति फैली, तो कुषाण राजा कनिष्क ने इसे सिल्क रूट का केंद्र बनाकर व्यापार के शिखर पर पहुँचा दिया। 7वीं शताब्दी तक यहाँ राय राजवंश और फिर राजा दाहिर का शासन रहा, जिनके समय में सिंध का साम्राज्य मकरान से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। राजा दाहिर सिंध का रक्षक बनाम आक्रमणकारी। राय राजवंश के अंतिम राजा राय साहसी द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण अधिकारी चाच राजा बने। चाच और रानी सुहांदी का एक बेटा था जिसका नाम दाहिर था, जो बाद में सिंध का एक महान शासक साबित हुआ। राजा दाहिर के शासन में सिंध बहुत समृद्ध हुआ और उनका साम्राज्य मकरान से गुजरात और मालवा से लेकर दक्षिणी पंजाब तक फैल गया। इसी समय 610 ईस्वी में सऊदी अरब में इस्लाम का उदय हो रहा था। 707 ईस्वी में जब श्रीलंका से इराक जा रहे खलीफा अल-वलीद प्रथम के कीमती जहाजों को सिंध के देबिल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, तो इराक के गवर्नर अल-हज्जाज इब्न यूसुफ ने राजा दाहिर को पत्र लिखकर जहाज वापस करने को कहा। राजा दाहिर के इनकार करने पर अल-हज्जाज ने सिंध के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। अरबों ने सिंध पर कुल 15 बार आक्रमण किया, जिसमें से 14 बार राजा दाहिर ने उन्हें निर्णायक रूप से पीछे धकेल दिया। लेकिन साल 712 ईस्वी इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय बनकर आया। 15वें हमले में अल-हज्जाज ने अपने भतीजे मुहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी सेना के साथ भेजा और राजा दाहिर से बदला लेने के इच्छुक कुछ बौद्धों की मदद से कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया और उनका सिर काट दिया। यहीं से सिंध में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। सूफीवाद और भगवान झूलेलाल। इस्लामी शासन के बाद भी सिंध की रूह को बदला नहीं जा सका। 11वीं शताब्दी में जब कट्टरपंथी शासक मिर्ग शाह ने हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, तब जन्म हुआ भगवान झूलेलाल का। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं। यही वह दौर था जब सिंध में सूफीवाद की जड़ें गहरी हुई, जहां मंदिर और दरगाहें एक साथ खड़ी थीं। विभाजन का दंश। अंग्रेजों ने 1843 में मियानी के युद्ध में बलोच सरदारों को हराकर सिंध पर नियंत्रण कर लिया और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। अंग्रेजों ने सिंध में रेलवे और सुक्कुर बैराज जैसे निर्माण किए, जिससे कृषि का विकास हुआ। 1925 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग की। 1928 में नेहरू समिति ने भी इसकी शर्त रखी, लेकिन हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। 1935 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सिंध को एक अलग प्रांत घोषित कर दिया, जो 1936 से लागू हुआ। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दिया।
सिंध की मुस्लिम आबादी को लगा कि भारत के साथ जाने पर उनकी राजनीतिक शक्ति सीमित हो जाएगी। इसलिए 1943 में सिंध विधानसभा ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। आधुनिक सिंध, पछतावा और विद्रोह। विडंबना देखिए, जो सिंधी मुसलमान भारत से आए मुहाजिरों का स्वागत कर रहे थे, उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वे अपनी ही जमीन पर पराये हो चुके हैं। सत्ता, नौकरियों और भाषा पर उर्दू भाषियों का कब्जा हो गया। इसी घुटन से पैदा हुआ सिंधुदेश आंदोलन। राष्ट्रवादी नेताजी एम. सैयद ने चीख चीख कर कहा कि सिंध 5000 साल पुरानी सभ्यता है, न कि पाकिस्तान की कोई जागीर। 1971 में बांग्लादेश की आजादी ने इस मांग को और हवा दी, जो आज भी वहां के युवाओं के दिलों में सुलग रही है। उपसंहार, सांस्कृतिक अटूट बंधन। आज सिंध भले ही राजनीतिक रूप से भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सिंध की भूमि आज हमारे पास नहीं है, पर सिंध की संस्कृति हमारे रगों में है। जब तक भारत के राष्ट्रगान में सिंध शब्द गूंजता रहेगा, तब तक हर भारतीय और हर सिंधी अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। सिंध सिर्फ एक इलाका नहीं, एक जीवित सभ्यता है जो अपनी वापसी का इंतजार कर रही है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।